Hello everyone, Namaskar, this is Chaput. Welcome to UPSC Geochemist YouTube channel. Through this channel, I will help you to prepare chemistry for UPSC Geochemist, NDA, CBSE board and various competitive examinations. आइए दोस्तों, लेक्चर 1 में आप सब लोगों को स्वागत है। ये हमारा नया चैप्टर है, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ये एनडीए के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। मैं आपको आउटलाइंस भी दूंगा, ये कितना मार्क्स का है और कौन कौन सा टॉपिक में आपको क्या करना है, कंसंट्रेट करना है। तो आइए दोस्तों, आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास अलोंग विथ एनडीए बेस्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द टॉपिक हम लोगों ने जो कवर किए हैं, ठीक है। तो मैं जरा सा आपको आउटलाइन दूंगा। तो ये आपको पता है कि ये जो कोर्स हम लोग स्पेशली डिजाइन कर रहे हैं, ये क्या होता है, यूपीएससी एनडीए केमिस्ट्री के लिए है। और कुछ गवर्नमेंट बच्चे जो एसएससी, एमटीएस, सीडीएस ये कर रहे हैं तैयारी, वो लोग भी रेफर कर सकते हैं जिनके पास में जनरल साइंस है, ठीक है। तो ये मैं आउटलाइन देना चाहता हूँ, इसमें कितना मार्क्स का पूछे जाते हैं। देखिए, कम से कम यहाँ से 2 से 4 सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ओके। एनडीए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर से आपको कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन दिखाई देता है। तो आपको कंसंट्रेट कौन कौन सा टॉपिक में करना है इस चैप्टर में, जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं उसी को कंसंट्रेट करना है। देन उसके बाद जो केमिकल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की ये आपको ये करना है, ठीक है ना। देन किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, एटॉमिसिटी निकाले जाते हैं, इसको समझना है आपको, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट तो कभी भी भूलना नहीं। इक्विवेलेंट वेट में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। कभी कभार आपका ऑक्सैलिक एसिड का पूछता है, कभी कभार H2SO4 का पूछे जाते हैं, कॉपर सल्फेट का बहुत सारे बार पूछा गया है, ठीक है ना ये सवाल। तो इसलिए ये सबसे ये इम्पोर्टेंट ये सवाल है। उसका बाद में ये बैलेंसिंग वाला समझ में आया, ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 टॉपिक, कुछ भी नहीं पढ़ा, कम से कम ये 2 टॉपिक पढ़ के जाओ इस चैप्टर से, कुछ ना कुछ पढ़ो, समझ में आया, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी शुरू करते हैं हम लोग। एटॉमिक मास एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक मास। देखिए, इसका एटॉमिक मास का कहानी काफी लंबी है। आप सब लोगों को पता भी है कि इसका कहानी किस तरह से हुआ था। पहले क्या करते थे हम लोग, रेफरेंस एटम लेते थे कि मान लीजिए ये हमारा क्या होता है, ये वेगिंग मशीन है, ठीक है ना, जो तराजू कहते हैं हिंदी में। तो इस तरह से होता था, आपको याद होगा, इस तरह से हमारा होता है। तो इधर भी आपका इस तरह से होता है कि नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो अननोन सब्सटेंस कितना मास का होता है, जैसे कि आप सब्जी बाजार में आजकल तो डिजिटलाइज हो गया, तब भी कई कई जगह पे आपको अभी भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे हम लोग सब्जी को रख देते हैं और यहाँ पे इधर क्या करते थे हम लोग, पत्थर को डालते जाते हैं। ये 1 kg, 2 kg, 3 kg, ये आपका रेफरेंस वैल्यू होता है। तो उसी तरह पहले एटॉमिक मास को एक रेफरेंस यूनिट था कि हम हाइड्रोजन को पहले लगते थे कि ये अननोन एलिमेंट यहाँ पे रहेगा और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का हमें पता था उस टाइम पे 1 था। तो क्या करेंगे, अननोन एलिमेंट को यहाँ डालेंगे और हाइड्रोजन का एटम को डालते जाएंगे। मान लीजिए 100 जो हाइड्रोजन एटम है, अब इसको 10 टाइम्स डाल दिया यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन एटम, जो अननोन एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास कितना होगा, उतना उसका एटॉमिक मास कितना होगा, 10 होगा। तो यही है। तो अभी उसका बाद दूसरा यूनिट आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रेफरेंस लेते थे, तो वो अभी सुटेबल नहीं हुआ, उसका कहानी काफी है, ठीक है ना। देन अब जो हम लोग यूज करते हैं, कार्बन का जो 3 आइसोटोप्स होता है, कार्बन 14, ठीक है ना, जो कार्बन 12 है ना, कार्बन आपका 14। तो हम अभी क्या करते हैं, कार्बन 12 का आइसोटोप्स को लेते हैं, ठीक है। कार्बन 12 का आइसोटोप्स को लेते हैं और इस आइसोटोप्स को हम लोग क्या करते हैं, 112 में डिवाइड करते हैं। पूरा जो कार्बन का पार्ट को, जो 12 एटॉमिक मास है, इसको हम लोग 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन C12। तो यही बात कह रहा हूं मैं, जो C12 है, कार्बन C12 है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 1/12 का मास के बराबर होता है। आई बात समझ में। ये किसके बराबर होता है आपका, 1/12 द मास ऑफ द कार्बन एटम। जो अननोन एलिमेंट होगा उसको 1/12 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इन अदर वर्ड्स यू कैन से एटॉमिक मास is a number which expresses as to how many times an atom of an element is heavier than 1/12 the mass of an
कार्बन एटम। तो आपको ये समझना है कि जो अननोन एलिमेंट है वो कार्बन का 112 आइसोटोप से कितना भारी है, वह चीज को आपको जानना है। कितना भारी है, 112 आइसोटोप से कितना आपका क्या है, भारी है, वह चीज को आपको समझना है। क्लियर है? ओके, तो ये एटॉमिक मास है, तो कैसे, मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय 112 द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, सो एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट। जो एटॉमिक मास को हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जो कि हम लोग mu कहता है और सिंपली u। तो एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द 112 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। तो एटॉमिक मास क्या होता है आपका, किसके बराबर होता है, 112 द मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप्स। समझ में आया? तो मास ऑफ एन, तो ये क्या होता है, डिफाइंड एज द मास ऑफ 112 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। समझ में आया? ओके, क्लियर है? तो ये चीज आपको समझना है। एटॉमिक मास सिर्फ हम लोग एक रेफरेंस वैल्यू है। ओके, तो सॉरी, एटॉमिक मास को हम कैसे मेजर करते हैं, एक रेफरेंस वैल्यू से मेजर करते हैं। और रेफरेंस वैल्यू कैसे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? अभी कौन सा रेफरेंस वैल्यू हम लोग लेते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप्स का लेते हैं, 1/12 लेते हैं। ठीक है, 1/12 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 12। ओके, तो नेक्स्ट हमें देखना है क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। आपको एवरेज से पता हो गया, ये एवरेज कब आता है, देखो जब आपके पास में क्या रहता है, आइसोटोप्स रहता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में क्लोरीन होता है, क्लोरीन के पास में आपका क्या रहता है, आइसोटोप्स रहता है ना। तो आइसोटोप्स रहता है, एक तो क्लोरीन क्या होता है 35, एक तो क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन आपका 37 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका अबंडेंस नेचर में कितना होता है, 3 होता है और इसका 1 होता है। सो अगर इसमें देखा जाए, ठीक है, तो देखते हैं उसको कैसे निकालते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड टू पोजेस ओवर सेवरल आइसोटोप्स। मेजॉरिटी एलिमेंट्स के पास सेवरल आइसोटोप्स रहता है। आइसोटोप्स मतलब, जिसको नहीं पता, आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है आपका, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन आपका एटॉमिक मास क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, मास नंबर आपका अलग होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कार्बन 12 है, तो कार्बन के पास क्या होता है, कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 16। तो इस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का भी 3 आइसोटोप्स होता है, जो H1 है ना, H1, तो ये आपका ड्यूटेरियम, देन उसके बाद आपका क्या होता है, ट्रिटियम। समझ में आया? इसका मास कितना, 1, इसका 2, इसका कितना होता है, इसका 3। समझ में आया? तो इसके ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो सेम एटॉमिक नंबर सबके लिए सेम है, लेकिन इसका मास नंबर क्या है आपका, अलग अलग है। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसोटोप्स कहता है। ठीक है, तो आइसोटोप्स आर डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का डिफरेंट एटम होगा, पोजेसिंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट सेम एटॉमिक नंबर। क्लियर है? तो यह चीज को ध्यान रखना। सो द एटॉमिक मास ऑफ ईच आइसोटोप इज डिटरमाइंड सेपरेटली and then combined according to the ratio of their proportion। proportion मतलब कितना proportion में हो रहा है, या तो occurrence, proportion of occurrence कितना, मतलब जैसे कि मान लो कि हमारा जमीन में नाइट्रोजन इतना % है, हाइड्रोजन इतना % है और ऑक्सीजन उतना % है, वो क्या है, वो occurrence है। तो इस तरह के क्लोरीन में भी इसका आइसोटोप्स का occurrence क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये कितना है, ये 3 और ये 1, ये 3:4, ये रेशो में ये 3 भाग इसका है और 1 भाग इसका है। समझ में आया ना, बाय रेशो, आई बात समझ में? सो दिस इज नोन एज, जब हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। अब देखो, अगर आपके पास में एलिमेंट है कि एक एलिमेंट है जिसका आइसोटोप्स का M1, M2, M3 है। ठीक है, तो ये आपका आइसोटोप्स है। ठीक है, M1, M2, M3, एक एलिमेंट M का है। ठीक है ना, ये 3 आइसोटोप्स है आपका, M1, M2, M3। तो एक का प्रोपोर्शन कितना है, x, दूसरे का कितना है, y, तीसरा का कितना है, z। अब क्या करेंगे, हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के M1 into x1, M1 into x, M2 into y एंड M3 into z। तो बस x, y और z को आप क्या करना है, प्लस करना है, x प्लस y प्लस z को प्लस करना है। क्लियर है ना, आई बात समझ में? तो ये चीज को आपको समझ में रखना है, ये चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर है? M1 into x plus M2 into y plus M3 into z डिवाइडेड बाय आपका x plus y plus z। आई बात समझ में? इतना क्लियर है आपको, है ना, इतना क्लियर है आपको? ओके, अच्छी बात है। फिर अगर इतना क्लियर है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अब इसको हम प्रैक्टिकली अगर देखना चाहें
तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी का एबंडेंस पता है, फॉर एग्जांपल मैं किसी XYZ मॉलिक्यूल का पता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका एबंडेंस के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो, डिवाइड कर दो, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम है इसका बेसिस में, इस क्लोरीन का आइसोटोप्स का मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, दोबारा हो जाएगा, इसलिए मैं उसमें क्वेश्चन में सोल्व करा के दूंगा, ठीक है। ओके, देन इसका एग्जाम्पल देखो, एक ये बोरोन का है B10 एंड B11, ठीक है। ये बोरोन है आपका, दो आइसोटोप्स रहता है बोरोन का, ठीक है। एक आपका B10 है और आपका दूसरा आपका B11 है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 5 है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन उसका 5 है, तो इसका 5 एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर कितना है, अलग है। तो इसका प्रोपोर्शन देखो, B10 का 1:1:4 में रहता है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सो 10 × 1, देन आपका 11 × 4 डिवाइडेड बाय जो उसका ऑकरेंस 1 + 4, समझ में आया। तो 10 × 1 = 10 प्लस आपका 11 × 4 = 44 डिवाइडेड बाय 4 + 1 5, देन 54 डिवाइडेड बाय 5 = 10.8। तो ये उसका एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास कब निकालता है, ये भी ध्यान रखना आपको। एवरेज एटॉमिक मास तब निकालता है जब उसका पास में कौन सा फॉर्म में रहता है, आइसोटोपिक फॉर्म में एलिमेंट प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट होता है। आई ना बात समझ में, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट सिंपल है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है ना। ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिखते हैं वही आपका ग्राम एटॉमिक मास है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज द ग्राम एटॉमिक मास, और इट इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड ग्राम एटम। समझ में आया। इसको अगर हम एटॉमिक मास को इसमें ग्राम में लिखेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया, और या तो हम उसको ग्राम में लिखेंगे, ठीक है ना। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम एटम्स भी कहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 16U है आपका एटॉमिक मास, किसकी, ऑक्सीजन का। अगर इसको हम ग्राम में लिखना है, द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम, समझ में। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना, 16U इज नॉट इक्वल टू 16 ग्राम, ये भी ध्यान रखना, समझ में आया। ओके, तो ये आपको पता करना है, ठीक है। देन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास 10, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में जितना एटम है उसका मास इसका सम होगा। तो ये देखो, द सम ऑफ द एटॉमिक मास, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। आई बात समझ में। तो इट इज एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 आपका कितना है, 2 × 1। देखो H2O कैसे आया, आप यहाँ पे देख सकते हो, 2H2, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फर प्लस 4 × ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, तो 2 × हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 4 × कितना होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ऐसे करके 4 × ऑक्सीजन मतलब 16, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको कितना मिलता है, 98 मिलता है, ठीक है। आई बात समझ में। ओके, तो ये होता है। फॉर एग्जांपल अगर दूसरा एलिमेंट की अगर बात करूं मैं, NaOH, इसमें क्या होगा आपका, एक Na है प्लस एक ऑक्सीजन है प्लस एक हाइड्रोजन है, तो Na का 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना होता है, 40 होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह और एक कंसेप्ट है आपका, क्या है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, है ना, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ईच टाइप ऑफ एटम को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी बात करूं, H2SO4 की अगर बात करूं, यहाँ पे H2SO4 है, तो इसका एटॉमिसिटी कितना होगा, देखो 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, तो 2 + 1 3 + 4 कितना हो गया, इसका एटॉमिसिटी 7 होगा। बट अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, कितना होगा, 2। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर, 1। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, कितना होगा, 4। लाइकवाइज अगर मैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 की बात करूं, तो इसमें व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ दिस वन, कार्बन, कितना होगा, 6। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, कितना होगा, 12। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, कितना होगा, 6। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ द होल मॉलिक्यूल, 24। क्योंकि आपका कैसे आया, कार्बन 6 है प्लस हाइड्रोजन कितना है, 12 है प्लस ऑक्सीजन कितना है, 6, तो कुल मिला के आपका कितना होगा, 24। क्लियर है, आई बात समझ में। ओके, तो नेक्स्ट ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये भी सिंपल है। मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में लिखते हैं तो बस वही आपका ग्राम मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे, समझ में आया। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 इज 14,
इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 14 है, उसका लेकिन ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 14 ग्राम। समझ में आया? तो ये चीज है, आपको कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक है ना। ओके, तो देखते हैं सवाल। सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या मॉलिक्युलरिटी कहता है? नो। क्या एवोगाड्रो नंबर कहता है? नो। क्या हम लोग मोल रेशो कहते हैं? नो। क्या कहते हैं हम लोग? एटॉमिसिटी कहते हैं। समझ में आया? आई बात समझ में? ठीक है ना। तो मॉलिक्युलरिटी कंफ्यूज नहीं होना है। मॉलिक्युलरिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन कहना, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब क्या था? वन स्टेप रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट से आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट मिल रहा है उस टाइम में कितना मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल आपका इन्वॉल्व हो गया, उसका मतलब उसका मॉलिक्युलरिटी कितना होगा? 2 होगा। अगर 3 मॉलिक्यूल हो गया 3, अगर 1 मॉलिक्यूल हुआ 1। समझ में आया? ओके, तो ये चीज है, मॉलिक्युलरिटी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? एटॉमिसिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट और 1 AMU इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 112 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। ये तो सबको पता है, अभी हम लोग करके आए थे कि जो 1 एटॉमिक मास यूनिट ये किसका बराबर होता है? 112 द आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन 12, ठीक है ना। आई बात समझ में? क्लियर है आप सब लोगों को? ओके, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका रेफरेंस वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्लोरीन occurs in the nature of 2 isotopes with atomic mass 35 and 37 in the ratio of 3:1 respectively. The average atomic mass of chlorine is कितना होगा? तो देखो क्लोरीन का आपके पास में कितना आइसोटोप्स है? आपका 2 आइसोटोप्स है ना। एक तो क्लोरीन आपका 35, एक तो क्लोरीन आपका कितना, ये 35 हम ऊपर लिखेंगे, ये मास है, और ये क्लोरीन आपका कितना है? 37। इसका अवेलेबिलिटी कितना है? 3। इसका कितना है? 1। इसका एबंडेंस। समझ में आया? तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे हम लोग? ये क्या करेंगे, उसका जो एटॉमिक मास है इनटू उसका एबंडेंस को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये आपका क्या होगा? देन इसका जो 37 इनटू इसका क्या होगा? 1। समझ में आया? तो डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा? उसका एबंडेंस। तो 3 + 1 इज इक्वल टू आपका है ना। तो इसके 105 प्लस आपका कितना होगा? 37 डिवाइडेड बाय आपका कितना होगा? 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना है? 142 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 4 इज इक्वल टू आपका कितना होगा? ये 35.5 होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 35.5। क्लियर है? आई बात समझ में? ओके, ये फॉर्मूला आप उसमें भी देख सकते हो मैं कहाँ से लाया हूँ ये, ठीक है। तो ये उसका एवरेज एटॉमिक मास है। देन उसके बाद व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कितना होगा? ग्लूकोज का, इसके लिए आपको सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना पड़ेगा। दैट इज कितना है आपका? ये आपका ऑप्शन 14 है, ठीक है। C6H12O6 ग्लूकोज का, C6H12O6। समझ में आया? तो C6H12O6 का मतलब कितना होना चाहिए आपका? पूरा मॉलिक्यूल का बोला है, कार्बन का नहीं। अगर कार्बन का एटॉमिसिटी कितना है? कार्बन का एटॉमिसिटी 6, हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना है? 12, ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना है? 6। तो 6 + 6 12 + 12 कितना हो गया आपका? 24। तो ये 24 आपका एटॉमिक मास हुआ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी क्लियर है। समझ में? सॉरी, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब क्या कहा था मैंने? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर में कितना एटम प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? ओके, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? कमेंट करना है, ताकि हमें क्या मिले? मोटिवेशन मिले, ठीक है। क्योंकि तब भी हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे, कोई ना कोई बच्चे मेरा कोर्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा ये नहीं करिए, क्या बोलता है, चिपो, ठीक है ना। तो आप मैक्सिमम आप क्या करें? कमेंट करें, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और अपना दोस्तों के साथ ये पहुंचे। बहुत बहुत आपको मैं क्या करूंगा? धन्यवाद दूंगा, ठीक है ना। दोस्तों के पास पहुंचाइए आप जितना हो सके, ठीक है सर। तो और मैक्सिमम अगर जिस बच्चे ने आपको क्या नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरा चैनल को आप क्या करें? सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। ओके, सो थैंक यू so much for your kind attention. Thanks for watching my video. Thank you so much.